गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जॉन लॉक की बात करते हैं। कल हमने थॉमस हॉब्स की बात की थी, आज जॉन लॉक की बात करते हैं। तो जॉन लॉक भी इंग्लैंड का जॉन लॉक की बात करते हैं। जॉन लॉक भी महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जॉन लॉक का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जॉन लॉक के समय एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और जॉन लॉक के समय हॉब्स जस्ट उल्टी या विपरीत दिखाई देती है। उसका मानव स्वभाव, उसकी प्राकृतिक अवस्था, यहाँ पर हम उसकी पहले मानव स्वभाव की बात करते हैं या प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। यहाँ पर मानव स्वभाव की बात करते हैं या प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं। ये दिस इज ह्यूमन नेचर। और दिस इज स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में उसका महत्वपूर्ण स्थान अपन मान सकते हैं, महत्वपूर्ण स्थान मान सकते हैं। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जॉन लॉक का नाम विशेष सम्मान के साथ दिया जाता है। जॉन लॉक केवल राजनीतिक विचारक या अनुभववादी तत्ववेत्ता ही नहीं, बल्कि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की आधुनिक संवैधानिक सांस्कृतिक विचारधारा के निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लोकतांत्रिक दर्शन की पृष्ठभूमि के निर्माण में उनका गौरवपूर्ण स्थान है। राजसत्ता सहमति पर ही आधारित हो सकती है, ऐसी धारणा कर दंडवाद और साम्राज्यवाद, निरंकुशवाद वाली प्रणाली का उसने प्रबल विरोध किया और क्रांति के अधिकार का भावपूर्ण शब्दों में उद्घोषित किया। सहिष्णुता का समर्थन न केवल लॉक के उदारवाद की सूचना देता है, अब तो यही बताता है उस समय वैज्ञानिक अन्वेषणों से परंपरागत धार्मिक विश्वासों के प्रति एक उपेक्षा का भाव जाग रहा था। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के अधीन रहना पड़ेगा, ऐसी धारणा पर संवैधानिक शासन प्रणाली के समर्थक के रूप में लॉक हमारे सामने आता है। उनके विचारों का प्रभाव इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति पर पड़ता है और 1776 का स्वतंत्रता घोषणा पत्र लॉक के विचारों का असर सूचित करता है। जेफरसन तो लॉक के दर्शन का ऋणी था ही, रूसो भी कुछ अंशों में लॉक से प्रभावित था। उदारवाद के आधार स्तंभ के रूप में जॉन लॉक का नाम राजनीतिक दर्शन के इतिहास में अमर है। वैज्ञानिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति वह इतना अधिक जागरूक है, उसके द्वारा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है और मानवीय स्वतंत्रता की इस प्रहरी को उदारवाद की आत्मा का नाम ठीक ही दिया है। एवस्टीन के अनुसार उदारवाद की आत्मा सर्वश्रेष्ठ रूप से जॉन लॉक में प्रतिबिंबित होती है। यहाँ पर जॉन लॉक के समय राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल का समय था। वह उस समय की परिस्थितियों, घटनाओं, विचारों से प्रभावित था। सर्वप्रथम वह 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति की घटना से प्रभावित हुआ। नवंबर 1688 में राजकुमार विलियम और रानी मैरी का इंग्लैंड में स्वागत किया गया और दिसंबर में जेम्स द्वितीय ने वहां से भागकर फ्रांस में शरण ली। इस प्रकार रक्तहीन क्रांति पूरी हुई और बिल ऑफ राइट, राजसत्ता का नया अधिकार पत्र पार्लियामेंट द्वारा 1689 में पारित कर दिया गया। इस अधिकार पत्र के आधार पर राज्य की संप्रभुता पार्लियामेंट में निहित मान ली गई। राजा को उसके अधीन करके उसके उत्तराधिकार के नियमों का निर्धारण कर दिया गया। वित्त और सेना पर संसद के अधीन करके उसके वार्षिक अधिवेशन में अनिवार्य बना दिया गया। उसके भविष्य में कोई भी राजा उसकी अवहेलना नहीं कर सके। हुकर के दर्शन से लॉक अत्यधिक प्रभावित हुआ। हुकर कहना है सरकार सामाजिक हित की प्रतिनिधि है और इसलिए वह समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। लॉक द्वारा प्रतिपादित अवधारणा का आधार हुकर का विचार दर्शन है। हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारों से भी लॉक को प्रभावित किया। कोई भी अंग्रेज बिना व्यक्तिगत हित भावना के सामाजिक हित को मान्य नहीं करता, समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में स्वीकार करता है।
और सामाजिक हित को व्यक्तिगत हितों का संग्रह राज्य की रचना और उसके दर्शन में व्यक्तिगत हित के लिए ही की गई थी। व्यक्तिगत हित के प्रलोभन का शायद लोग भी नहीं कर सकते थे, विशेषकर ऐसे युग में जब व्यक्ति की उपेक्षा समाज नहीं कर सकता और कोई भी सिद्धांत लोगों की दृष्टि से तब तक मान्य नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति उसे अपना निजी हित नहीं देख लेता। लोक के सिद्धांत को इसलिए कुछ लोग हुकर और हॉब्स का दर्शन का योग मानते हैं, यद्यपि वह केवल इतना ही नहीं है। जॉन लॉक की जो मानव अवस्था है, मानव स्वभाव है जॉन लॉक का, वहाँ पर जो मानव है, मानव स्वभाव है वह हॉब्स से जस्ट उल्टा विपरीत दिखाई देता है। तो जो उसका मानव स्वभाव है वह शांतिपूर्ण जीवन होता है, शांतिपूर्ण जीवन, वह प्रेम में विश्वास करता है, वह सहयोग करता है, वह सदाचार करता है, सदाचार का काम करता है। इस तरह से हॉब्स का लॉक का मानव एक अच्छा प्राणी है, अच्छा प्राणी है। जो लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है, जो उसकी प्राकृतिक अवस्था है वो भी शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण शाश्वत की अवस्था है। यहाँ पर सब लोग शांति से रहते हैं, सहयोग से रहते हैं, परस्पर सहयोग, परस्पर सहयोग, परस्पर सहयोग की भावना से सब लोग कार्य करते हैं। यहाँ पर जॉन लॉक, यहाँ पर जॉन लॉक हॉब्स की वहाँ लोग ने मानव स्वभाव की व्याख्या की है, किंतु हॉब्स ने मनुष्य को केवल पाशविक प्रवृत्तियों को देखा है, जबकि लॉक उसके मानवीय गुणों पर बल देता है। लॉक के अनुसार मनुष्य की प्रमुख विशेषता है बुद्धिमान है, विचारमान प्राणी है, वो अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता स्वीकार करता है, उसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, परस्पर सहयोग, प्रेम, दया, सद्भाव के आधार पर एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हॉब्स और लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में बुनियादी अंतर है। हॉब्स का मानव कोरा जंगली पशु है, जबकि लॉक का मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। हॉब्स का मनुष्य एक घोर स्वार्थी है, जबकि लॉक का मनुष्य एक परोपकारी है। हॉब्स का मनुष्य झगड़ालू है, लॉक का मनुष्य शांति प्रिय है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉक का जो सदस्य प्राणी है वो एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है, एक नैतिक प्राणी है, एक नैतिक प्राणी है, मानव नैतिक प्राणी है। मानव नैतिक प्राणी है, यहाँ किसी में कोई भी झगड़ालू नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग शांति से रहते हैं। इस तरह से लॉक की प्राकृतिक अवस्था के रूप में हम इसको मानते हैं। अब प्राकृतिक अवस्था की जो बात करते हैं हम लोग हॉब्स ने मनुष्य को घोर स्वार्थी बताया है, प्राकृतिक अवस्था को तथा निरंतर संघर्ष और युद्ध की दशा माना है, और लॉक मनुष्य को परोपकारी, दयालु, सहयोगी, समाज प्रिय तथा उसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी इस प्रकार की है, जिसमें मनुष्य परस्पर युद्ध की अवस्था में न रहकर परस्पर सहयोग की अवस्था में रहता है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की तीन विशेषताएं हैं। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान हैं, क्योंकि सभी सृष्टि के एक स्तर पर एक सार्वजनिक
एक सर्वशक्तिमान अंतर्बुद्धि स्पष्ट अंतः बुद्धि संपन्न सृष्टा की कृति है। प्राकृतिक अवस्था शांति और परस्पर सद्भाव पर आधारित है। सभी व्यक्ति समान और प्राकृतिक समाज में लाभों को प्राप्त करते हैं। कोई किसी का अधीन नहीं है। प्राकृतिक अवस्था पूर्णतः स्वतंत्र अवस्था है, किंतु स्वतंत्रता स्वच्छंदता या स्वच्छचारता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। बुद्धि पर आधारित नैतिक नियम ही प्राकृतिक नियम हैं। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। लोक के अनुसार 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। जो नेचुरल राइट लोग जो बात करता है 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, इसमें 3 प्राकृतिक अधिकार से बात करता है। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य के पास 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। नंबर 1 राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, तो लोग ने मानव के लिए 3 प्राकृतिक अधिकार दिए हैं। यह मानव के 3 प्राकृतिक अधिकार मानता है। पहला है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। दूसरा है राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि संपत्ति का अधिकार मानते हैं। इन सब की आगे उपयुक्तता के बारे में हम आगे बताते हैं। आगे राज्य की बात करेंगे तो इन सब की बात करते हैं। यहाँ पर जीवन के अधिकार का संबंध लोक के अनुसार जीवन का अधिकार लोक के अनुसार आत्मसंरक्षण मनुष्य की सबसे प्रबल आकांक्षा है। उसकी सब क्रियाओं का प्रधान प्रेरक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले बुद्धि अधिकार मनुष्य के विशेष अधिकार हैं। लोक के अनुसार अपना जीवन सबको प्यारा है और उसको सुरक्षित रखना सबका प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार लोक के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार स्वच्छचारता नहीं है। लोक के शब्दों में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना तथा किसी की इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य न करना प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता है, जबकि प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता के उपभोग करने का प्राकृतिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार लोक के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें व्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार भी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार भी शामिल हैं। लोक के अनुसार जिस चीज़ को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा प्राप्त किया है उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। उसके अनुसार ईश्वर ने भूमि और उसकी सभी वस्तुएं सब मनुष्य को सामूहिक रूप से प्रदान की है। व्यक्ति का शरीर ही उसके पास उसकी संपत्ति है। जिस प्रकार उसका एकमात्र अधिकार होता है जब व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम को ईश्वर प्रदत्त सामूहिक वस्तुओं के साथ मिश्रित करता है तो वह उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना लेता है। तथा लोक के अनुसार श्रम के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होता है। और इसके मत को स्पष्ट करते हुए सेवा ने लिखा है यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अभिन्न भाग के रूप में समाज में आता है। यहाँ पर जो प्राकृतिक अवस्था में जो असुविधाएं थीं वो विशेष रूप से 3 तरह की असुविधाएं थीं।
लोक प्राकृतिक अवस्था में विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है। तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपनी प्रति आशा करते हो। यह प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है, क्योंकि यह अवस्था परस्पर संघर्ष की नहीं, वो शांति विवेक की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था के बावजूद लोक ने 3 कठिनाई महसूस की। प्राकृतिक अवस्था की कठिनाई ये थी, कोई निश्चित नियम स्पष्ट सर्वसम्मत विधि नहीं होती थी जिसके द्वारा उचित अनुचित का भेद किया जा सके। दूसरी, प्राकृतिक नियम विधान को उसके अनुरूप क्रियान्वित करने के लिए प्राकृतिक दशा में कोई संस्था नहीं थी। और तीसरी जो बात आती है वह इसमें सब व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने, दंड देने का अधिकार होता है। दंड देने वाली कोई संस्था निष्पक्ष संस्था नहीं होना। प्राकृतिक अवस्था की तीनों असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से लोक ने एक सामाजिक समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया। इस संबंध में यह स्मरणीय है, लोक के अनुसार राज सत्ता की स्थापना मनुष्य को पारस्परिक भय से मुक्त प्रदान करने का उद्देश्य बनी हुई थी। तो इस प्राकृतिक अवस्था में लोग ने 3 घटनाएं समझी जिनकी वजह से लोग समझौता करने के लिए बाध्य हुआ। जो पहली जो घटनाएं थी प्राकृतिक अवस्था की घटना है। प्राकृतिक अवस्था की कठिनाई तो पहली जो घटनाएं थी, कोई निश्चित स्पष्ट विधि नहीं थी। कोई निश्चित स्पष्ट विधि नहीं। दूसरा, विधि की क्रियान्विति, विधि की क्रियान्विति की संस्था नहीं। और नंबर 3 जो आती है वो है निष्पक्ष न्याय व देने वाली संस्था नहीं थी। इस तरह से आज हमने आपको मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया और जॉन लॉक ने मानव के स्वभाव, उसके प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात की। प्राकृतिक अधिकार लोग ने मानव के लिए 3 प्राकृतिक अधिकार दिए हैं। प्राकृतिक अधिकार इनको बचाए रखना राज्य का काम है। उदाहरण रूप में मैं आगे की बात करता हूँ। लोक का जो स्टेट है, दिस इज नेगेटिव स्टेट। थैंक यू। आगे बात करते हैं।